अगर मैं आपसे कहूं कि घर खरीदना हमेशा सबसे समझदार फाइनेंशियल फैसला नहीं होता, तो शायद आपको अजीब लगे। हम सबने बचपन से यही सुना है, किराया देना पैसा बर्बाद करना है, ईएमआई देना फ्यूचर बनाना है। लेकिन अगर ये बात इतनी सिंपल होती, तो हर बड़ा फाइनेंशियल प्लानर आपको एक ही सलाह देता। असल में सच्चाई इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, और आज हम उसी सच्चाई को नंबरों के साथ खोल कर देखेंगे। नमस्ते, आप देख रहे हैं मिस्टर वेल्थ हिंदी। आज की कहानी है दो दोस्तों की, रोहन और करण। एक जैसी सैलरी, एक जैसा शहर, एक जैसी उम्र। लेकिन 20 साल बाद उनकी फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल अलग दिखती है, और वजह सिर्फ किसने घर खरीदा किसने नहीं है। वजह कुछ और गहरी है, और उसी को आज हम समझेंगे। दो दोस्त, एक जैसी शुरुआत, अलग सोच। रोहन और करण दोनों 32 साल के हैं। दोनों बैंगलोर में रेंट पर एक जैसे फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट में रहते हैं। दोनों की मंथली टेक होम सैलरी लगभग 1,20,000 रुपए है। पैसों के मामले में दोनों बराबर हैं, लेकिन पर्सनालिटी में नहीं। रोहन को स्टेबिलिटी चाहिए। उसे एक ऐसी जगह चाहिए जो पूरी तरह उसकी हो, जहां वो जब चाहे दीवार का रंग बदल सके बिना किसी को पूछे। करण अलग है। उसे पता नहीं कि अगले 5 साल में वो किस शहर में होगा, और उसे ये बात परेशान नहीं करती, बल्कि ये सोच उसे थोड़ा आजाद महसूस कराती है। यही दो अलग स्वभाव आगे चलकर दो बिल्कुल अलग फाइनेंशियल फैसलों में बदल जाते हैं। रोहन एक घर खरीदने का फैसला करता है, करण रेंट पर रहना जारी रखता है, लेकिन एक शर्त के साथ, जो बात हम थोड़ी देर में समझेंगे। महीनों की प्रॉपर्टी हंटिंग के बाद रोहन को एक अच्छा 2 BHK मिलता है बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स में। कीमत 7.5 करोड़ रुपए। वो 20% डाउन पेमेंट देता है, यानी 15 लाख अपनी जेब से, और बाकी 60 लाख रुपए का होम लोन लेता है 20 साल के लिए, करीब 8-8.5% इंटरेस्ट रेट पर। उसकी ईएमआई बनती है लगभग 52,000 रुपए महीना। लेकिन यहाँ पहली बात समझनी जरूरी है। घर की असली मंथली कॉस्ट सिर्फ ईएमआई नहीं होती। प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी मेंटेनेंस और घर का इंश्योरेंस मिलाकर हर महीने और लगभग 7-8 हजार रुपए जुड़ जाते हैं। तो रोहन का टोटल हाउसिंग कॉस्ट शुरुआत में बनता है लगभग 59,000-60,000 रुपए महीना। करण की तरफ, वो अपने उसी इलाके के एक कंपेरेबल अपार्टमेंट में रेंट पर रहना जारी रखता है, जिसका किराया है 26,000 रुपए महीना। जो 15 लाख उसने घर खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं किए, उन्हें वो एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड में एक साथ इन्वेस्ट कर देता है, और हर महीने जो अतिरिक्त पैसा बचता है, रोहन की 60,000 रुपए और उसके 26,000 रुपए रेंट के बीच का फर्क, यानी करीब 34,000 रुपए, उसे भी वो हर महीने बिना नागा इन्वेस्ट करता है। ईएमआई इक्विटी बनाती है, ये पूरा सच नहीं है। यहाँ एक आम गलतफहमी को साफ करना जरूरी है। लोग अक्सर कहते हैं रेंट देना पैसा बहाना है, ईएमआई देना अपने लिए इन्वेस्ट करना है। ये बात आधी सच है, आधी नहीं। रोहन की पहली ईएमआई में से प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस को अलग रखें तो असल लोन अमाउंट में से सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही घटता है, बाकी सब इंटरेस्ट के रूप में बैंक के पास चला जाता है। मतलब शुरुआती सालों में रोहन की असल में एक तरह का रेंट ही चुका रहा होता है, बस उसका नाम इंटरेस्ट है और वो जाता है बैंक के पास। तो रेंट को बर्बाद पैसा कहना और ईएमआई, टैक्स, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस को पूरी तरह इन्वेस्टमेंट कहना, दोनों ही अधूरी तस्वीरें हैं। 3 साल बीतने के बाद रोहन ने अपनी ईएमआई लगातार भरी है। उसका लोन बैलेंस धीरे धीरे कम हुआ है, लेकिन उसे घर के मालिक होने का एक नया सबक भी मिलता है। अब हर अजीब आवाज, हर लीक, हर खराबी सीधे उसकी जेब से जुड़ी होती है। एक दिन उसका वाटर प्यूरिफायर अचानक बंद हो जाता है। 2 घंटे तक हो ठीक करने की कोशिश करने के बाद वो हार मानकर टेक्नीशियन बुला लेता है। खर्च आता है कुछ हजार रुपए। अच्छी बात यह है कि उसने मेंटेनेंस के लिए पहले से थोड़ा अलग बजट रखा हुआ था, तो ये झटका उतना बुरा नहीं लगता। इस बीच करण का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा है। उसकी शुरुआती 1.5 लाख रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट और हर महीने की डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन एक बदलाव भी हो रहा है। हर साल रेंट में करीब 5% की बढ़ोतरी हो रही है। इससे उसकी मंथली सेविंग एंड इन्वेस्टिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, जबकि रोहन की ईएमआई बिल्कुल वैसी ही फिक्स्ड बनी हुई है जैसी शुरुआत में थी। समय अब रोहन के पक्ष में झुकना शुरू करता है। 10 साल में एक दिलचस्प बदलाव नजर आता है। रोहन की ईएमआई अब भी वही 52,000 रुपए है, लेकिन प्रॉपर्टी की कीमतें इस बीच बढ़ चुकी हैं। अगर 5-6% सालाना अप्रिसिएशन मान लें, तो उसका 75 लाख रुपए का घर अब शायद 1.2-1.3 करोड़ के आसपास पहुंच चुका होगा। साथ ही उसका लोन बैलेंस काफी हद तक कम हो चुका है। करण का रेंट अब बढ़कर करीब 42,000-43,000 रुपए महीना हो चुका है, जिसका मतलब है कि उसकी हर महीने की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी घटकर कहीं कम रह गई है। लेकिन करण के पास एक बड़ा फायदा है। उसकी शुरुआती लमसम इन्वेस्टमेंट को 10 साल कंपाउंड होने का मौका मिल चुका है। अगर एवरेज 11-12% सालाना रिटर्न मान लें, तो सिर्फ वो शुरुआती 15 लाख रुपए भी अब खुद एक अच्छी खासी रकम बन चुके हैं, और उसके साथ जुड़ी हर महीने की इन्वेस्टमेंट्स भी।
लेकिन यहाँ एक जरूरी शर्त सामने आती है जो पूरी कहानी को डिसाइड करती है। करण को ये सब एक्चुअली करना पड़ा। हर महीने बिना नागा बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा। मार्केट गिरे तब भी, कोई महंगी छुट्टी का मन करे तब भी। 20 साल बाद दोनों 52 साल के। अब आते हैं सबसे दिलचस्प जगह पर। रोहन का घर लगातार अप्रिसिएशन के साथ अब शायद 2.1 करोड़ के आसपास का हो चुका है। उसका लोन लगभग खत्म होने की कगार पर है, बस कुछ साल बाकी हैं। घर की नेट इक्विटी यानी उसकी वैल्यू में से बचा हुआ लोन घटाकर अब एक अच्छी खासी रकम है। करण की तरफ अगर उसने वाकई अनुशासन के साथ हर महीने इन्वेस्ट करना जारी रखा तो 20 साल की कंपाउंडिंग के बाद उसका पूरा पोर्टफोलियो अक्सर घर की तुलना में भी बड़ा निकल सकता है। कई मामलों में अगर स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न रियल एस्टेट की अप्रिसिएशन रेट से ज्यादा रहा हो तो शुद्ध नेटवर्थ के हिसाब से रेंट एंड इन्वेस्ट रास्ता आगे भी निकल सकता है। लेकिन सिर्फ नंबर देखना अधूरी तस्वीर है। दोनों की वेल्थ की बनावट बिल्कुल अलग है। करण का पैसा लिक्विड है, वो चाहे तो कल ही निकाल सकता है। रोहन अपने घर का 10% अलग से नहीं बेच सकता। उसे या तो पूरा घर बेचना होगा या उस पर लोन लेना होगा। और अगर करण की जगह रोहन रेंट पर होता, उसका रेंट कभी खत्म ना होने वाला खर्च बना रहता, जबकि रोहन का लोन एक तय समय पर खत्म हो जाता है। जो शर्त पूरी कहानी को पलट सकती है। ये पूरी कैलकुलेशन एक बड़ी शर्त पर टिकी है। करण को दशकों तक लगातार अपना बचा हुआ पैसा एक्चुअली इन्वेस्ट करना पड़ा। मार्केट ऊपर जाए तब भी इन्वेस्ट करना पड़ा, 25-30% गिरे तब भी इन्वेस्ट करना पड़ा। हर साल कोई ना कोई इस बार मार्केट खत्म हो गया वाली हेडलाइन आती रहेगी, उस वक्त भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। स्प्रेडशीट पर यह अनुशासन दिखने में आसान है, असल जिंदगी में यही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जो पैसा इन्वेस्ट होना था वो अक्सर धीरे धीरे एक नई गाड़ी, कुछ ट्रिप्स या थोड़ी बेहतर लाइफस्टाइल में बदल जाता है और कुछ साल बाद वो शानदार दिखने वाला इन्वेस्टमेंट प्लान सिर्फ एक्सेल शीट में ही रह जाता है। होम लोन इसका उल्टा असर करता है। ये एक तरह की जबरदस्ती वाली बचत है। रोहन को हर महीने डिसाइड नहीं करना पड़ता कि इक्विटी बनानी है या नहीं। बैंक ने वो फैसला उसके लिए पहले ही तय कर दिया है और बिहेवियर की दुनिया में ये बहुत मायने रखता है। घर खरीदने की भी अपनी कमजोरियां हैं। घर खरीदना हमेशा सही जवाब नहीं होता, इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। पहली सीमा है समय। अगर रोहन सिर्फ 3-4 साल बाद घर बेच देता तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ब्रोकरेज, स्टैंप ड्यूटी और शुरुआती सालों की ज्यादातर इंटरेस्ट वाली ईएमआई मिलकर उसका सारा फायदा खा जाते। घर खरीदने का असली फायदा तब दिखता है जब आप उसमें लंबे समय, कम से कम 7-10 साल टिकते हैं। दूसरी सीमा है मोबिलिटी। मान लीजिए कुछ साल बाद रोहन और करण दोनों को किसी दूसरे शहर में शानदार जॉब ऑफर मिलती है। करण के लिए फैसला आसान है, नोटिस देता है, सामान पैक करता है, निकल जाता है। रोहन के लिए ये इतना सीधा नहीं। वो घर बेच सकता है जिसमें फिर से ब्रोकरेज और खरीदार ढूंढने की झंझट है, या घर किराए पर देकर खुद शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अब उसके सिर पर एक शहर में लोन है, दूसरे में रेंट और एक टेनेंट जो उसका पूरा खर्च कवर करे भी ना भी करे। तीसरी सीमा है कंसंट्रेशन रिस्क। करण के पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिसमें सैकड़ों कंपनियां शामिल हैं। रोहन के पास एक ही शहर के एक ही इलाके की एक प्रॉपर्टी है। अगर वो इलाका शानदार तरक्की करे, रोहन को शानदार फायदा मिलता है। अगर वहां की लोकल ग्रोथ धीमी पड़ जाए तो रोहन अपने घर का आधा हिस्सा बेचकर रीबैलेंस नहीं कर सकता। चौथी सीमा है लिक्विडिटी। अगर करण को अचानक 5-6 लाख की जरूरत पड़े, वो अपने पोर्टफोलियो से निकाल सकता है। रोहन को उसी अमाउंट के लिए या तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना होगा या घर बेचना होगा। होम इक्विटी वेल्थ तो है, लेकिन उसे खर्च करना आसान नहीं है। एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला, प्राइस टू रेंट रेशियो। अगर आपको जल्दी अंदाजा लगाना हो कि आपके शहर में खरीदना बेहतर है या रेंट पर रहना, तो एक रफ तरीका काम आता है, प्राइस टू रेंट रेशियो। घर की कीमत को उसके सालाना रेंट से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए किसी घर की कीमत 75 लाख रुपए है और उसका सालाना रेंट करीब 3.1 लाख रुपए है, यानी लगभग 26,000 रुपए महीना। तो रेशियो बनता है करीब 24। जब ये रेशियो ज्यादा हो, खासकर 20 से ऊपर, तो आमतौर पर रेंट पर रहना ज्यादा फाइनेंशियली सेंसिबल होता है। जब रेशियो कम हो, खरीदना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ये कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है। इंटरेस्ट रेट, टैक्स बेनिफिट्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन एक शुरुआती अंदाजे के लिए ये उपयोगी टूल है। सबसे आम गलतियां जो लोग यहाँ करते हैं। पहली गलती, ये सोचना कि रेंट देना हमेशा पैसा बर्बाद करना है। जैसा हमने देखा, होम ओनर भी इंटरेस्ट, टैक्स, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस के रूप में उतना ही खर्च करता है, बस उसे अलग नाम से बुलाया जाता है। दूसरी गलती, घर खरीदने के बाद इन्वेस्टिंग पूरी तरह बंद कर देना। घर खरीदना और मार्केट में इन्वेस्ट करना दोनों साथ साथ चल सकते हैं, एक दूसरे के रिप्लेसमेंट नहीं है। तीसरी गलती, रेंट एंड इन्वेस्ट स्ट्रैटेजी चुनकर भी डिसिप्लिन ना रखना। अगर बचा हुआ पैसा हर महीने लाइफस्टाइल अपग्रेड में चला जाए तो पूरा फायदा वहीं खत्म हो जाता है जहां से शुरू हुआ था। आखिर सही जवाब क्या है?
ईमानदार जवाब है डिपेंड करता है। खरीदना तब समझदारी भरा फैसला बनता है जब आप लंबे समय 7-10 साल या उससे ज्यादा उसी शहर या इलाके में टिकने का इरादा रखते हों। समय के साथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स की भरपाई हो जाती है, लोन का प्रिंसिपल तेजी से घटने लगता है और फिक्स्ड ईएमआई बढ़ते हुए रेंट के मुकाबले ज्यादा वैल्यूएबल लगने लगती है। रेंट पर रहना तब समझदारी है जब प्रॉपर्टी की कीमतें रेंट के मुकाबले बहुत ज्यादा हों, जब फ्लेक्सिबिलिटी जेन्युइनली जरूरी हो और सबसे जरूरी जब आप वाकई बचे हुए पैसे को नियमित रूप से इन्वेस्ट करने का अनुशासन रख सकें। रोहन ने लिक्विडिटी और मोबिलिटी छोड़कर स्थिरता, लेवरेज और अपने घर पर लॉन्ग टर्म कंट्रोल चुना। करण ने घर की स्थिरता छोड़कर फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी और फाइनेंशियल मार्केट्स में ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड रखना चुना। दोनों में से कोई फैसला अपने आप में ऑटोमेटिकली समझदार या ऑटोमेटिकली गलत नहीं था। असली सवाल सिर्फ दो हैं, क्या आप वाकई इतने लंबे समय तक एक जगह टिकने वाले हैं कि खरीदना फायदेमंद बने, और क्या आप वाकई हर महीने बिना नागा बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करने का अनुशासन रख पाएंगे। क्योंकि 20 साल बाद असली फर्क इस बात से नहीं आता कि किसने घर खरीदा और किसने रेंट लिया। फर्क इस बात से आता है कि फैसला लेने के बाद दोनों ने असल में किया क्या। अगर आपको ऐसी सिंपल और प्रैक्टिकल मनी स्टोरीज पसंद हैं तो मिस्टर वेल्थ हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए।